नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ कहानियां हैं, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये जयप्रकाश जी ने भेजा है। जयप्रकाश जी मुंबई में काम करते थे, रहने वाले थे बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट के। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है। ये घटना 2003 की है। लगभग 23 साल के आसपास इस घटना को हो चुका है। मेरी भी उम्र लगभग 23-24 साल की रही होगी। मैं अपने चचेरे भाई के साथ में मुंबई की एक फैक्ट्री में काम करता था। अब होली का त्यौहार आने वाला था और हम गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरा जो चचेरा भाई था उम्र में मेरे से 4 साल बड़ा था। वो बहुत साहसी व्यक्ति था, साहसी लड़का था। डरता तो किसी से भी नहीं था और शरीर भी बड़ा हष्ट-पुष्ट था, पहलवान की तरह दिखता था। मैं थोड़ा डरपोक किस्म का आदमी था, लड़का था। मुझे और किसी से डर तो नहीं लगता था, लेकिन मैं भूत प्रेत से बहुत डरा करता था। अंधेरा होते ही मैं अकेले किसी अंधेरी जगह पर जा नहीं सकता था। मुझे लगता था कि मेरे पीछे कोई चल रहा हो। मैं इतना डर जाता था। अब बात थी हमारे गांव जाने की। सब कुछ हमारा तैयारी हो चुका था। गांव जाने का प्रोग्राम रेडी था और निश्चित टाइम पर हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे। अब हम स्टेशन पर उतरे। जो ट्रेन थी रास्ते में कई घंटा लेट हो चुकी थी। अब जब हम उतरे तो रात के करीब 9 बज रहा था। स्टेशन से भी हमें एक बस पकड़ना होता था या और कोई साधन लेकर के एक चौक पर जाना होता था और फिर वहाँ से कोई छोटे मोटे साधन लेकर के अपने गांव की तरफ जाना होता था। हमारा जो गांव था थोड़ा देहात एरिया में था। आने जाने में बहुत ही कठिनाई होती थी और ख़ास करके रात के टाइम में। रात के टाइम में तो साधन जल्दी से मिलता ही नहीं था। और उस दिन भी ऐसे ही हुआ। जब हम लोग स्टेशन पर उतरे 9 बज चुका था और हम जल्दी से स्टैंड की तरफ बढ़ें ताकि कोई ना कोई साधन हमें मिल जाए जो वो चौक तक ले जाए जहाँ से मुझे अगली सवारी पकड़नी थी। लेकिन वहाँ से मिनी बस चला करती थी, वो भी नहीं दिखी और स्टेशन पर और भी कोई साधन मुझे दिखाई नहीं पड़ा। एक तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आसपास में जो छोटे छोटे दुकान थे वो भी बंद कर रहे थे। अब शायद अब गाड़ी आने का कोई टाइम नहीं था। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। हमारा जो भाई था वो कहने लगा, अरे चौक तो कितनी दूर है, मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर होगा, हम लोग पैदल ही चल देते हैं। लेकिन मैं कहने लगा, नहीं भाई, हमारा बैग है, आपके पास ही बैग है और फिर हम लोग कितना चलेंगे पैदल। ठहर के देखते हैं, कोई ना कोई साधन तो मिल ही जाएगा चौक तक जाने का और फिर वहाँ से आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं। और तब तक एक सवारी रिक्शा मुझे दिखाई पड़ गया था। अब उस रात को सवारी रिक्शा भी डबल किराया मांग रहा था। मजबूरन हमें देना पड़ा चौक तक जाने के लिए। चौक तक तो हम लोग सही सलामत पहुंच गए थे। अब वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा था।
वहाँ पर तो बिल्कुल कोई साधन नाम का चीज़ नज़र ही नहीं आ रहा था। अब वहाँ से हमें कम से कम 3 किलोमीटर की यात्रा करना था, वो भी देहात के क्षेत्र में। बहुत देर इंतज़ार कर लिए, लेकिन कोई भी साधन अब दिखाई नहीं दे रहा था। अब मेरा जो चचेरा भाई था कहने लगा कि देखो, इंतज़ार करते करते सुबह हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग चलते हैं पैदल ही, आराम आराम से चलते रहेंगे और घर पहुंच जाएंगे। अब वो बार बार यही बात कह रहा था। आखिरकार हम चल ही पड़े थे पैदल। आधा रास्ता तो हम मज़े में पार कर लिए थे, लेकिन मेरा भाई आगे चलता था और मैं उसके पीछे रहता था। वो बिल्कुल डरता नहीं था। हम लोग रास्ते भर में चुपचाप थे, बात नहीं कर रहे थे, बिल्कुल आराम से चलते जा रहे थे, बिना शोर मचाए हुए, बिना कुछ बात किए हुए। आधे रास्ते पर जब हम पार कर गए तो आगे एक इलाका आता था नदी का, और नदी के पास में एक शमशान घाट भी था। वहाँ तो मुझे दिन में भी डर लगता था। अब तो रात का वक्त था। तब मैंने पहली बार वहाँ पर जो रात का सन्नाटा देखा, अब मुझे बड़ा डर लगा, जैसे उस शमशान से कुछ मेरी तरफ आ रहा हो। लेकिन वो सब मेरी मन का वहम था, मैं बिल्कुल डर चुका था। मेरा भाई हंसने लगा था, बड़ा तो कितना डरपोक है, अरे मैं जब चल रहा हूँ तो मेरे साथ साथ चलना, डरने की क्या बात है। अब जब हम शमशान को पार कर चुके थे, कोई ऐसी कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं पड़ी थी। शमशान पार करते ही हम पतली रोड पर रास्ते पर आ चुके थे। अब दोनों तरफ में झाड़ियाँ झाड़ियाँ ही दिखाई दे रही थी, और तभी मुझे लगा कि हमारे पीछे में कोई चल रहा हो। आवाज़ जैसी चलने की मेरे कानों में आने लगी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पलट करके देखूं। डर मुझे लग रहा था, और मेरा जो कदम थे वो थोड़ा धीरे धीरे हो गए थे डर के कारण। अब मेरा भाई जो था थोड़ा आगे निकल गया था। अब मैं भाई का आवाज़ लगाया, भाई थोड़ा धीरे चला करो, धीरे चलो, मैं पीछे छूट रहा हूँ। और तभी मेरा भाई पलट करके मेरी तरफ देखा, और वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ रुक सी गई थी। वो कई सेकंड ऐसे ही पीछे की तरफ देखता रहा था। आसमान में चांद की रोशनी पूरा फैला हुआ था, हर तरफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। और मेरा भाई अचानक चीखते हुए बोला, अरे सुन सुन, जल्दी से भाग, वहाँ से जल्दी से भाग, मेरी तरफ आ जल्दी से। मैं सोचा कि शायद भाई मुझे डरा रहा है, वो कभी ऐसा मजाक भी किया करता था। मैं सचमुच दौड़ पड़ा आगे की तरफ में, क्योंकि उसमें मुझे डर लग गया था कि भाई इतना सीरियस होकर के अब मुझे बोल रहा था जल्दी से भाग मेरी तरफ, जल्दी आ। हाँ, मैं जब अपने भाई के पास पहुंचा तो भाई भी अभी भी ऐसे ही पीछे की तरफ देख रहा था। मैंने अपना नज़र घुमाया तो मैं भी देख कर हैरान रह गया। इस सुनसान रात में और एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी, और हमारी तरफ ही उसके कदम बढ़ रहे थे। अब मेरा जो भाई था बिल्कुल जैसे शांत खड़ा था। अब मैं उसको हिला रहा था, भाई चलो ना आगे, यहाँ से चलो ना आगे, यहाँ हम लोग क्यों खड़े हैं, देखो पता नहीं कौन है ये हम लोग के पीछे आ रही है, चलो भाई यहाँ से निकल चले हम लोग घर की तरफ। लेकिन भाई तो जैसे एकदम कुछ मेरी बात को सुन ही नहीं रहा था, जैसे सदमे में चला गया हो, वैसे उसके साथ में हुआ था, पता नहीं क्यों। आज जब मैं बहुत झकझोरा तब उसका सदमा टूटा। बोला, हाँ चलो भागो यहाँ से, ये जरूर कोई चुड़ैल है। उसके मुंह से मैं पहली बार भूत शब्द का, चुड़ैल शब्द का ये समझा था।
सुना था, नहीं तो वो तो भूत प्रेत के नाम से चिढ़ जाता था। वो कहता था कि भूत प्रेत संसार में होते ही नहीं हैं, सब ऐसे ही लोग बात करते हैं, कुछ नहीं होता भूत प्रेत। लेकिन वो पहली बार चुड़ैल का नाम ले रहा था। हम लोग आगे की तरफ अब दौड़ने से लगे थे, और जितना हम तेज दोनों दौड़ रहे थे और उतना ही पीछे वो औरत सफ़ेद कपड़ों वाली हमारे पीछे पीछे चल रही थी। दूरी उतना ही था जितना हम लोग खड़े होकर के और अंदाजा कर रहे थे कि अब पहुंचने वाली है, उतना ही दूरी अभी भी था। हम लोग इतना तेज दौड़ रहे थे और वो तो जैसे आराम आराम से चल रही थी, और फिर भी दूरी हमारा उतना ही लगभग था। अब जो मेरा भाई था वो एक बार फिर मुड़ करके देखा और कहने लगा कि रुको, पता नहीं कौन औरत है, मुझे तो चुड़ैली लग रही थी, लेकिन कुछ और भी हो सकती है, कोई गांव की औरत भी हो सकती है जो शहर से पैदल आ रही हो। लेकिन मैं बोला नहीं भाई, इस रात में हम लोग श्मशान के पास से निकले हैं और तभी से पीछे लगी है, ये कोई आम औरत नहीं है भाई, हम लोग यहाँ से निकलते हैं जल्दी घर की तरफ। लेकिन मेरा भाई बिल्कुल नहीं हिल रहा था, पता नहीं उसके दिमाग में अब क्या चल रहा था। लेकिन मैं उस जगह से आगे निकल आया, वो औरत बिल्कुल अब पास में आ रही थी। मैं थोड़ा सा अपने भाई से दूरी पर हो गया था, अब मेरा भाई पीछे था, अब मैं आगे था। वो औरत मैंने देखा साफ साफ कि मेरे भाई के पास पहुंची है, और जैसे ही पहुंची वो अचानक हवा में गायब सी हो गई। मैं तो देख करके एकदम हिल गया था। अब मुझे यकीन पूरा 100% हो चुका था कि जो हमने देखा था वो कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, ज़रूर ये चुड़ैल ही थी। और तभी तो भाई के पास आकर के वो हवा में गायब हो गई थी। ऐसा भला कोई नॉर्मल औरत कैसे कर सकती है। अब वहाँ पर वो औरत वो दिखाई नहीं दे रही थी। अब मैं बिल्कुल डरा हुआ था, भाई को आवाज़ लगा रहा था कि भाई चलो ना, क्यों खड़े हो आप, चलो घर पे चलते हैं, आ जाओ जल्दी आ जाओ। लेकिन भाई फिर सदमे की हालत में पहुंच चुका था। मैं अब पीछे लौटा भाई के पास में। भाई अभी भी उसी साइड में पीछे की तरफ देख रहा था। भाई को मैं हाथ पकड़ करके और खींचने की कोशिश किया, लेकिन भाई तो जैसे लग रहा था कि पत्थर की मूर्ति बन गया हो, बिल्कुल शांत, कोई भी रिएक्शन दे ही नहीं रहा था। अब मैं झकझोरते जा रहा था भाई के हाथ को कि भाई क्या हो गया तुमको, चलो ना भाई यहाँ से, आपने देख लिया ना ये चुड़ैल ही थी, चलो आप, नहीं तो हम लोग को ये मार डालेगी, भाई चलो यहाँ से जल्दी चलो। और तभी भाई मेरी तरफ मुड़ा। जैसे मुड़ा और उसने मेरा तो कॉलर ही पकड़ लिया, और कॉलर पकड़ के अब मुझे ही हवा में उठा दिया। एक तो लंबा था, वो पहलवान जैसा था, और शायद इतनी ताकत भी होगी कि वो मुझे हवा में उठा दे। मैं कहने लगा भाई ये तुम मेरे साथ में क्या कर रहे हो, मेरे क्यों हवा में उठा रहे हो, मुझे नीचे उतारो, क्या हो गया आपको, चलो ना यहाँ से, मुझे छोड़ो, चलो हम लोग गांव की तरफ चलते हैं। लेकिन वो तो बस हवा में टांगे और मेरी तरफ देख करके हंसने लगा। पहले तो धीरे धीरे, और फिर उसकी हंसी बढ़ती जा रही थी। उसकी हंसी भी उसकी आवाज़ से मैच नहीं कर रही थी, जैसे लग रहा था उसके शरीर में कोई घुसा हुआ है और वही हंसी हंस रहा है। उसकी आवाज़, हंसी सुन करके मैं और घबरा गया था और भी डर गया था कि मेरे भाई को क्या हो गया। मैं अभी भी भाई को बोल रहा था भाई मजाक मत करो, भाई मुझे उतारो और चलो हम लोग घर पर भागते हैं, दौड़ के निकलते हैं, मुझे नीचे उतारो। और तब तक मेरे भाई मुझे ज़मीन पर गिरा दिया, गिराने कहा जाए, मुझे उछाल दिया था। और उछालते ही मैं थोड़ी दूर पर जाकर गिरा, और जैसे ही गिरा मेरा भाई दौड़ करके मेरे सीने पर ही बैठ गया था। और मेरे हाथ, वो अपना हाथ मेरे गले पर रख दिया
अब मेरा गला को दबाने लगा था, और वो भी ज़ोर ज़ोर से। मुझे लगा कि मेरी सांस रुक जाएगी, अब मैं मर जाऊंगा। मैं अपने भाई को कहने लगा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो, मेरा गला क्यों दबा रहे हो भाई, मुझे छोड़ो, क्या हो गया आपको, मुझे भाई छोड़ो। लेकिन भाई पर तो जैसे खून सवार हो चुका था। मैंने देखा उसकी जो चेहरे की रंगत थी वो एकदम बदली हुई दिखाई पड़ रही थी। उसके आंखों में लालिमा सी अब नज़र आ रही थी, और वो फिर हंसने लगा, और हंसते हंसते बड़ी अजीब सी आवाज़ में मुझे कहने लगा, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं पहले तुम्हें मारूंगी और फिर इसको मारूंगी। अब ये आवाज़ जो थी मेरे भाई की थी, हो नहीं सकती थी। मेरा भाई का आवाज़ अलग ही था, और जो मेरे भाई के गले से आवाज़ निकल रहा था ये किसी औरत का था। अब मैं एकदम छटपटा रहा था, सांस रुकती जा रही थी, और मेरा भाई वही बात बोलते हुए मेरा गला को दबाए जा रहा था। अब मुझे लगा कि मेरी मौत पक्की है, और इसके बाद मेरा भाई भी मारा जाएगा उसी चुड़ैल के हाथों में, जो उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है, और वही सब ये सब कर रही है। लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, और कब कौन किसके रूप में आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और तभी बैलगाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ी, बैलों के घुंघरू की आवाज़ जो गले में पहन कर चलते हैं, टन 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 बजती हुई हमारी तरफ आने लगी। और जैसे ही आवाज़ सुनाई पड़ी टन टन की, घंटियों की, बैलों के गले में, अब मेरा भाई का हाथ मेरे ऊपर नॉर्मल होने लगा। जैसे ही बैलगाड़ी बिल्कुल नज़दीक आई, अब मेरा भाई मेरा गले से हाथ छोड़ करके और नीचे ज़मीन पर लुढ़क गया, एकदम जैसे लगा कि वो मर चुका है। बैलगाड़ी अब आकर के हमारे पास में रुक चुकी थी। वो बैलगाड़ी मेरे गांव की ही थी, और वो कहीं से आ रहे थे कुछ सामान छोड़ करके, और उसमें दो लोग थे। एक तो जिन्हें मैं चाचा कहा करता था, और एक चाचा का ही भतीजा था। रिश्ते में तो हमारा एक भाई लगा। और चाचा हम लोग को यहाँ पर नीचे गिरे देख मेरे भाई को वो कहने लगा, अरे बेटा तुम लोग रात में कहाँ से आ रहे हो, और ये क्यों रोड पर गिरा हुआ है। मेरे गले से सही मायने में आवाज़ नहीं निकल रही थी, और मैं कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन गले में दर्द हो रहा था। भाई ने मेरे गले को ज़ोर से दबाया हुआ था, और उसी की वजह से लग रहा था कि गले में नुकसान पहुंचा है। और तब तक वो गाड़ीवान चाचा अपनी बैलगाड़ी से नीचे उतर गए, और मेरा चाचा का भतीजा जो भी था नीचे आ गया था। वो मुझे भी पहचानता था, और फिर हम लोग से पूछने लगा, क्या हुआ तुम लोग के साथ में, और ये क्यों ज़मीन पर पड़ा हुआ है। मैं धीरे धीरे जितनी आवाज़ निकल सकती थी उतनी धीमी आवाज़ में गाड़ीवान चाचा को बताने लगा कि हम लोग के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। अचानक मेरे भाई के शरीर में शायद वो चुड़ैल घुस गई और फिर मेरे पर हमला कर दिया था। अगर आप लोग नहीं आते तो हम लोग का दोनों आदमी का मौत तय था। चाचा बोले, ठीक है जल्दी करो, इसको उठाओ और गाड़ी पर डालो। और फिर हमने सबने मिल कर के अपने भाई को उठाया और गाड़ी के ऊपर रख दिए, और फिर हम लोग चल पड़े। रास्ते भर में मैं अपने भाई को उठाता रहा, भाई उठ जाओ, होश में आओ भाई। लेकिन भाई को बिल्कुल होश नहीं था। गांव पर भी पहुंच गए। अब गांव में तो इतनी सी बात का हंगामा हो जाता है, और आस पड़ोस हमारे घर पर सब जुट चुके थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। कोई कह रहा था कि वो श्मशान वाली चुड़ैल है जो इसके ऊपर में आई हुई है, और कोई दूसरी बात कह रहा था। कई मुँह कई बातें, लेकिन मैंने तो साफ देखा था जो चुड़ैल थी
वो उसी श्मशान की थी, सफ़ेद कपड़ों वाली। अब रात में ही ओझा गुनी जो हमारे गांव में थे आ चुके थे और भाई को इलाज चलने लगा, झाड़ फूँक होने लगी। और थोड़ी ही से कोशिश के बाद में भाई अब होश में आ चुका था। और होश में आया तो बिल्कुल लग रहा था कि अभी भी उसकी आंखें लाल है और किसी को पहचान नहीं रहा है। वो इधर उधर सबकी तरफ देख रहा था। और तभी जो ओझा थे, गुनी थे, वो कहने लगे, तो कौन है और तो इनके शरीर में क्यों आई है? अब जो मेरा भाई था उसके मुंह से आवाज़ निकलने लगी और वो उसी औरत की आवाज़ में जैसे बोलने लगा था कि हम तो अपने रास्ते पर बैठे हुए थे, इन लोगों ने मेरा रास्ता मेरे ऊपर से गुजरा है और तब हम इनके साथ में आए हैं। वो ऐसी ऐसी बातें कहने लगी। भाई के मुंह से सब बातें निकल रहा था। अब जो ओझा गुनी थे कहने लगे कि चलो, इनसे गलती हुई है, इन्हें माफ़ करो और तुम अपने वापस जाओ। लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि नहीं, मैं दोनों को ही मारूंगी, मैं दोनों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। पहले इसको अब मारूंगी, इसके बाद में उस लड़के को मारूंगी। वो मेरी तरफ देखने लगा था, मेरा भाई, वो भी अपनी लाल लाल आँखों से। अब तो उस टाइम भी मैं कांप उठा था उसकी आंख देख करके। अब मैं समझ गया कि चुड़ैल अब हमें छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन हमें नहीं याद आया कि हमने रास्ते पर उसके ऊपर से हम लोग कब गुजरे थे। वो तो रोड बिल्कुल खाली था। शायद ये चुड़ैल झूठ बोल रही है। अब ओझा गुनी बहुत मनाने की कोशिश करते रहे उसको, लेकिन वो शरीर छोड़ने को तैयार नहीं थी। और तब उन्होंने अपना आखिरी जो हथियार था वो प्रयोग किया। अब जब वो ओझा गुनी अपना भभूत वगैरह उसके ऊपर में डालने लगे और कहने लगे कि देखो, ये आखिरी हमारा है, इसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही भभूत उन्होंने उसके शरीर पर डाला और एकदम चुड़ैल जो थी उसके अंदर में चिल्लाने लगी थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं अब इसका शरीर छोड़ के जा रही हूँ। तो ओझा गुनी कहने लगे, नहीं, तू सच बोल, तू जा रही है कि नहीं जा रही है, क्या तू झूठ बोल रही है? तब वो कहने लगे, नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे अब जाने दो। और तब ओझा गुनी ने बोला, ठीक है, तो इसका शरीर छोड़ करके निकल जा और दोबारा इनके पास कभी मत आना। और तब वो चुड़ैल मेरे भाई के शरीर से बाहर निकली थी। अब तो सारी रात हमारी खराब हो चुकी थी, सुबह हो रही थी। लेकिन अभी भी मुझे डर लग रहा था उस चुड़ैल की बात को कि कहीं वो फिर हम पर अकेले में हमला ना करते। लेकिन जब तक मैं गांव में रहा बिल्कुल डर के रहा था। हाँ, होली के बाद फिर हम दोनों भाई वापस मुंबई के लिए निकल गए थे और आगे हमने कसम खाई थी कि रात में अपने गांव की तरफ कभी भी पैदल तो जाएंगे नहीं। अगर लेट हो गया तो हम स्टेशन पर रुक जाएंगे और सुबह तक इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, घटना जो हमें भेजे थे जयप्रकाश जी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हाँ दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। उन कहानियों का भी आनंद लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना चैनल का लिंक डाला हुआ है, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक दूसरी कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।